नमस्कार और स्वागत लीगल क्लिनिक बाय ललित में। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है, डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एजेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और बात करेंगे कुछ केस लॉज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आज तक इस पर्टिकुलर टॉपिक से अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। एक बार रिव्यू कर लेना वीडियो पॉज करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार तो एज इट इज क्वेश्चन छपे हुए आ जाते हैं आपके पेपर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सबसे पहली बात कि कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड आया कहां से। ये दरअसल ना एक लैटिन वर्ड था, कॉन्ट्रैक्टस, वहां से आया, जिसका मतलब होता है टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक प्रिंसिपल पे बेस है जिसे कहा जाता है पैक्टा sunt servanda, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट्स टू बी केप्ट, यानी पैक्ट्स को, जो आपने शर्तें लिखी हैं, जो एग्रीमेंट किया है, उसे मानना पड़ेगा। अगर शुद्ध हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी हाँ, बस इतना सा ही मतलब होता है। अगर इसके इंट्रोडक्शंस की बात करें तो ये वो लीगल रूल्स को डिटरमाइन करता है जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में, उसकी परफॉर्मेंस में और उसकी एनफोर्सिएबिलिटी में ज़रूरी होते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो पार्टीज का एक सा माइंड होना ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर सेंस का होना ज़रूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया में आया वो आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। इसके जो जर्नल प्रिंसिपल्स हैं वो सेक्शन 1 से लेके 75 तक में दिए गए हैं और स्पेशल और स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को सेक्शन 124 से 238 में दिया गया है। आइए अब बात करते हैं डेफिनेशन की। बहुत सारे जूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं। एंसन भाई ने सबसे अच्छे तरीके से बताया है। एंसन भाई कहते हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ एक्शनेबल प्रॉमिस और प्रोमिसेस, और इसके अंदर वो एक्शनेबल प्रोमिसेस, वो काम करने वाले प्रोमिसेस, एक्ट होते हैं जिसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक प्रोमिसर होता है, एक प्रोमिसी होता है। उन दोनों का एक कॉमन इंटेंशन होता है और दोनों की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट्स के कि हमें ये मिलेगा, हमें ये मिलेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी राइट और ड्यूटी नहीं बताता जिसको लॉ इन्फोर्स करेगा, बल्कि ये उन प्रिंसिपल्स को बताता है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज अपने राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करती हैं, जिनको लॉ इन्फोर्स करेगा। अगर लीगल डेफिनेशंस की बात करूं तो सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बताता है कि सारे वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहे जाएंगे जो कि फ्री कंसेंट, यानी बिना किसी दबाव या जोर जबरदस्ती के करे गए हों, दो या जो ऐसी पार्टियों के द्वारा कहे गए हों जो कि कंपिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनके दोनों पार्टियों को लॉफुली कुछ ना कुछ मिल रहा हो और उस कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, जो कि किसी भी लॉ ने डिक्लेयर वॉइड ना किया हो। ऐसे एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अब इतनी सुंदर सी डेफिनेशन पढ़ ली, इसी के अंदर बेसिकली इंग्रेडिएंट्स भी डिफाइन है। तो अगर आप देखोगे तो एग्रीमेंट पहला इंग्रेडिएंट हो गया यहाँ पे, जिसको सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। फ्री कंसेंट दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया जिसको सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया जिसको सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। लॉफुल कंसिडरेशन चौथा इंग्रेडिएंट हो गया जिसको सेक्शन 2D में बताया गया है। पांचवा हो गया लॉफुल ऑब्जेक्ट और छठा हो गया नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। तो टेक्निकली डेफिनेशन के हिसाब से तो 6 ही इंग्रेडिएंट बैठते हैं, लेकिन एक इंग्रेडिएंट और है जो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका केस लॉ डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब इन इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, फिर बाकी के जब मेन टॉपिक्स होंगे तब उनमें डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट को, जिसको सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है। एग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों, कि एक व्यक्ति ने अपनी एक विलिंगनेस दिखाई किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए, और दूसरे व्यक्ति को उसके लिए अप्रोच किया। मैंने अपने दोस्त को अप्रोच किया कि तू मेरी बाइक खरीद ले। मेरा दोस्त या तो मना करेगा या एग्री करेगा। जब वो एग्री कर लेता है मेरी बाइक को खरीदने के लिए, तो मेरा प्रपोजल हो गया एक्सेप्ट, यानी
प्रपोजल इज ऑफिशियली एक्सेप्टेड। और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस बन गए, यानी जब एक सेट ऑफ प्रॉमिस हो गया कि मेरा दोस्त मेरी बाइक खरीदेगा, मेरे दोस्त को बाइक मिलेगी और मुझे मिलेंगे पैसे, तो बन गया एग्रीमेंट। और इसी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में। ये कहता है कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग फॉर कंसिडरेशन से एग्रीमेंट कहा जाएगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है फ्री कंसेंट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंसेंट को, सिर्फ कंसेंट को सेक्शन 13 में बताया गया है और फ्री कंसेंट को बताया गया है सेक्शन 14। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना। तो लॉ ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा जब सहमति दी जाएगी और वो सहमति बिना किसी कोर्शन के, यानी बिना किसी जबरदस्ती और दबाव के ली जाएगी, बिना किसी अवांछित प्रभाव यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस के ली जाएगी, बिना किसी फ्रॉड के ली जाएगी, बिना किसी धोखे से ली जाएगी, बिना किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के ली जाएगी और बिना किसी मिस्टेक की ली जाएगी। यानी कंसेंट को तभी फ्री माना जाएगा जब वो कोएर्शन से ना लिया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना लिया गया हो, फ्रॉड से ना लिया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से ना लिया गया हो और मिस्टेक से ना लिया गया हो। दोस्तों मिस्टेक होती है 3 तरह की। पहली सेक्शन 20 में दिखाई गई है जिसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। दूसरी होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो दोनों पार्टियां करती हैं, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय वन पार्टी, जिसको सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है। अब ये बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं या नहीं लायक हैं। तो सेक्शन 11 जो है ना, वो इनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में बताता है। सेक्शन 11 करता है कि हर वो व्यक्ति जो मेजर हो चुका है, यानी 18 साल से ऊपर है और जो साउंड माइंड का है और जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कौन नहीं कर सकता? माइनर्स आर नॉट अलाउड टू contract, person of unsound mind, they are not allowed to contract, and person disqualified by the law, they are not allowed to contract। इसका एक बहुत फेमस केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। दरअसल इस केस में क्या हुआ था, धर्मोदास घोष जो है ये एक माइनर था। इसने अपनी एक जो संपत्ति जो इसके नाम पे थी उसको एक व्यक्ति को गिरवी रख दिया जो मोहरी बीबी के पिताजी थे। मोहरी बीबी के पिताजी को यह बात पता थी कि धर्मोदास घोष जो है वो एक माइनर है और वो अकॉर्डिंग टू लॉ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब केस लड़ते रहे, जब उन्होंने पैसे वापस मांगने शुरू करे तो इन्होंने मना कर दिया और फिर धर्मोदास ने ही केस डाल दिया कि देखो मैं तो माइनर था और इन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बीच में मोहरी बीबी के फादर जो थे जिन्होंने एग्रीमेंट किया था धर्मोदास घोष के साथ, उनकी डेथ हो गई। मोहरी बीबी केस लड़ती रही और फाइनली ये केस पहुंचा प्रिवी काउंसिल में। उस टाइम पे इंडिया में ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी थी। इन्होंने रूल किया कि माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होगा, यानी वो शुरू से ही वॉइड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है। जब भी आप कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लिखें, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, इसको जरूर लिखें। आइए अब बात करते हैं अपने फोर्थ इंग्रेडिएंट की, जो है लॉफुल कंसिडरेशन। दोस्तों लॉफुल कंसिडरेशन जो है ना, वो ये कहता है कि जो दोनों पार्टीज जो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, यानी जो एक प्रोमिसर है और एक प्रोमिसी है, दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2D में दी गई है। ये कहती है कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसी अगर काम करता है या कुछ काम करने से मना कर चुका होता है या कुछ काम कर रहा होता है या काम करने से मना कर दिया होता है या फिर भविष्य में वादा करता है कुछ काम करने का या काम कुछ ना करने का, क्योंकि उसको कुछ बदले में कुछ मिलेगा, तो उस बदले में जो चीज मिलेगी, जो गेन मिलेगा, उसे कंसिडरेशन कहा जाता है। मैं अपने एक दोस्त को एक आईफोन दूंगा और मेरा दोस्त उस आईफोन के बदले में मुझे 50,000 रुपए देगा। मेरे दोस्त को कंसिडरेशन में मिलेगा आईफोन, मुझे कंसिडरेशन में मिलेगा 50,000 रुपए। सेक्शन 25 भी कंसिडरेशन की ही बात करता है। ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसके अंदर कंसिडरेशन ना हो, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो बिना कंसिडरेशन के होगा वो वॉइड होगा, लेकिन अगर वो राइटिंग में हो या फिर अगर वो रजिस्टर्ड हो या फिर वो किसी चीज की कंपनसेशन में अगर दिया गया हो या फिर वो डेट हो जो कि लिमिटेशन लॉ के द्वारा बार्ड है, तब वो कंसिडरेशन, तब वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। आइए बात करते हैं पांचवें इंग्रेडिएंट की, जो है
लीगल ऑब्जेक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है ना तो उसका उद्देश्य जो है वो लीगल होना चाहिए। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करूं एक आदमी से कि वो तीसरे आदमी की टांग तोड़ दे, तो क्या टांग तोड़ना एक लीगल ऑब्जेक्ट है? नहीं है। मैं एक तीसरे आदमी से एग्रीमेंट करूं कि वो मेरे पड़ोसी के घर में आके पत्थर फेंक दे, तो क्या ये लीगल ऑब्जेक्ट है? जी नहीं, ये लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना तो उसका ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए। उसका लीगल ऑब्जेक्ट कब नहीं होगा? या तो वो लॉ के द्वारा मना किया गया हो, या वो ऑब्जेक्ट इस नेचर का हो कि अगर उसे परमिट किया गया तो वो किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर देगा, या फिर वो फ्रॉड हो, या फिर वो किसी आदमी को इंजर्ड करने के लिए या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया हो, या कोर्ट ने उस ऑब्जेक्ट को इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया हो। ऐसा ऑब्जेक्ट लीगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं अपने छठे इंग्रेडिएंट की, जो है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। कोई भी लॉ जब उस ऑब्जेक्ट को वॉइड डिक्लेयर करता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉलिड नहीं माना जाएगा। द एग्रीमेंट्स विच आर, कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? सेक्शन 29 डिफाइन करता है कि वो वाले एक्ट जो कि कैपेबल ही नहीं है करने को। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि ए एग्री करता है बी को कि मैं आपको 100 टन तेल बेचूंगा। अब कौन सा तेल बेचेगा? उस तेल की कंडीशन क्या होगी? कुछ भी नहीं मेंशन है कौन सा तेल है। देयर इज नथिंग टू शो दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, हेंस द एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, हेंस इट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। सेक्शन 36 क्या कहता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो किसी ऐसे इवेंट को दर्शाते हैं जो कि करने ही संभव ना हो, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड माने जाएंगे। अब इसके लिए ना एक एग्जांपल समझिए। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तेरे सिनेमा हॉल में अपनी मूवी का कंसर्ट लगाऊंगा। अब थोड़े टाइम बाद सिनेमा हॉल में लग गई आग और मूवी का कंसर्ट हो गया कैंसिल। तो जो एग्रीमेंट, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना, अब सिनेमा हॉल में आप मूवी देख ही नहीं सकते, वो कंसर्ट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो एग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है करना, इसी वजह से वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 36। एक एग्जांपल और समझिए। ए एग्री करता है बी के साथ 1000 रुपए देने के लिए कि मैं ए की डॉटर सी से शादी करूंगा। अगर वो शादी करता है, सी की हो जाती है डेथ, तो एग्रीमेंट हो गया वॉइड, कि जब डेथ ही होगी तो अब शादी नहीं हो सकती, इसलिए एग्रीमेंट हो गया वॉइड। अब इसमें एक सेक्शन और आता है जो कि हमें समझना पड़ेगा। सेक्शन 56 ये कहता है कि जब एग्रीमेंट ऐसा हो जाए कि उस एग्रीमेंट में जो एक्ट मेंशन है उसको किया ही ना जा सके किसी कारण से, तब वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों मिलके शादी कर लेंगे, लेकिन शादी होने से पहले ए हो जाता है पागल, बावला हो जाता है, तो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। और इसका दूसरा एग्जांपल समझिए। कंपनसेशन फॉर द लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है शादी करने के लिए, लेकिन ए जानता है कि बी की ऑलरेडी डी के साथ शादी हो चुकी है, और वो अगर शादी करेगा तो बी जो है वो पॉलीगैमी करेगी, बी किसी लॉ को वायलेट करेगी। तो ऐसे केस में ए को मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने नॉन परफॉर्मेंस किया है, और बी को जो लॉस हुआ उसके लिए जो प्रॉमिस उसने फुलफिल नहीं किया उसके लिए उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दोस्तों ये कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दरअसल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को कहीं पे भी एज ए एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू कॉन्ट्रैक्ट मेंशन नहीं किया गया, लेकिन इंग्लिश लॉ के अंदर किया गया है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इंडियन जुडिशरी ने, भारतीय कोर्ट्स ने बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया है। ये कहता है कि जब पार्टीज की इंटेंशन ही ना हो कोई लीगल एग्रीमेंट करने की, तब किसी एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जा सकता। अब डे टू डे लाइफ में हम चाहते और ना चाहते हुए बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं। मैं अपने बेटे से एग्रीमेंट करता हूं कि अगर वो पास हो जाएगा और वो 10th में 95% एंड अबाउ मार्क्स लाएगा तो मैं उसको उसके मन चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लेके जाऊंगा। वो 95% से अबाउ मार्क्स ले आता है और मैं उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जाता, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि जब मैंने अपने बेटे को वो प्रॉमिस किया था, जब मैंने उससे वो एग्रीमेंट किया था, तो ना मेरी ना मेरे
बेटे की, दोनों में से किसी की भी इंटेंशन ये नहीं थी अगर वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं होगा तो हम दोनों में से कोई कोर्ट चला जाएगा। ऐसे ही जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो प्रोमिसेस होते हैं कि मैं तुम्हें मूवी पे लेके जाऊंगा, डिनर पे लेके जाऊंगा, ये सारे प्रोमिसेस कोर्ट में वैलिड नहीं माने जाते, ये एग्रीमेंट काउंट नहीं होते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का। ये भी मियां बीवी का ही केस है, हस्बैंड वाइफ का। दरअसल एक कपल था जो इंग्लैंड में जाता है और हेल्थ रीजंस की वजह से वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को वापस सीलोन, जिसको आज श्रीलंका कहते हैं, वहां पे वापस नहीं आ पाती। हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें 30 पाउंड हर महीने भेज दूंगा, तुम चिंता मत। थोड़े दिन बाद वो पैसे देना बंद कर देता है, तो उसकी वाइफ जो है वो कोर्ट जाती है कि मुझे मेरा हस्बैंड पैसे नहीं दे रहा, और कोर्ट ये कहता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो कभी इंटेंशन ही नहीं था कि हम लीगल रिलेशनशिप बना रहे हैं, ये तो हस्बैंड और वाइफ का प्रॉमिस था, जो फैमिली प्रॉमिस होते हैं, तो इनको कोर्ट में लायबल नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे ही एक दूसरा केस है जॉन्स वर्सेस पेडावेटॉन का। ये 1969 का केस है। इसमें एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि तुम जॉब छोड़ दो और तुम एजुकेशन के लिए दूसरी कंट्री में चली जाओ, तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा वो मैं दूंगी। 5 साल तक बेटी पढ़ती है लेकिन फिर भी अपनी एजुकेशन पूरी नहीं पढ़ पाती। अब माँ और बेटी के बीच में हो जाता है झगड़ा, और माँ क्या करती है, माँ पैसे देना बंद कर देती है और बेटी पहुंच जाती है कोर्ट कि देखो जी, मेरी माँ ने प्रॉमिस किया था कि मेरी माँ मेरी एजुकेशन पूरा होने तक पैसे देगी, बट दे नहीं रही है। कोर्ट ने ये कहा कि आप दोनों के बीच में जो एंगेजमेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन डॉटर को जो एजुकेशन रीजनेबल टाइम में कंप्लीट करनी चाहिए थी उसने वो नहीं करी, और 5 साल का जो समय है वो सफिशिएंट समय है, इसीलिए उसकी मां लायबल नहीं है और कोई एक्सपेंस देने के लिए। वीडियो को आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर यहां तक आए हो तो कम से कम अपना एक कमेंट तो छोड़ के जाओ कि वीडियो से आपको कुछ गेन हुआ, कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे, पता तो लगना चाहिए मुझे भी कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आप कोई भी इंटरेस्ट लॉ में रखते हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज का अगला वीडियो यहां आ जाएगा, तुरंत बटन दबा के देख लेना। बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, सशक्त बनिए। जय हिंद, जय भारत।